आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम बिना फोर्स को जाने भी अपने मोशन को स्टडी कर सकते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। क्या हम बिना फोर्स के स्टडी के भी हम अपनी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं? यही हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो फिजिक्स की दुनिया पर आप लोग का एक नए चैप्टर में स्वागत है। आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो हमें बिना फोर्स के बारे में डिस्कस के मोशन के बारे में डिस्कस कर सकता है। यानी कि हमें उस मोशन का रीजन नहीं पता है लेकिन हम उस मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका फिजिक्स की दुनिया पर एक नए चैप्टर में। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जहां पर हम सीधे स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स क्या है ये सब पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हमारे और भी टॉपिक्स होने वाले हैं जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड मोशन। ठीक है, ये हमारे आज के मेन टॉपिक होने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे किस तरह से हम बिना फोर्स के भी मोशन को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अबाउट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ओनली अबाउट द मोशन, नॉट इट कॉज। तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है? देखो, जब भी हम मूव करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का बेसिक की डिस्टेंस होती क्या है। देखो, जब भी हम मूव करते हैं, सपोज हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं और ऐसे जाते जाते एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो ये जो टोटल पाथ कवर हुआ है, जो टोटल पाथ की लेंथ है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द टेकन पाथ, यानी जितना हम पूरा पाथ कवर कर रहे हैं उसकी कितनी लेंथ है, उसको उसकी डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? हमारी लेंथ ऑफ पाथ। क्या बताती है कि हमारे पाथ की लंबाई कितनी है। ये नहीं बताएगी किस डायरेक्शन में है, कैसे मूव कर रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम अगर पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुए हैं और पॉइंट बी तक गए, सपोज हम 5 किलोमीटर गए हैं, तो हमारे पाथ की जो लेंथ होगी वो 5 किलोमीटर होगी। ओके, डिस्टेंस जो होती है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती। स्केलर क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मोशन इन अ प्लेन। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है, डायरेक्शन नहीं देती है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस कैसी है? हमारी स्केलर क्वांटिटी। अभी हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ के आए यूनिट एंड मेजरमेंट। वहां पे हमने यूनिट और डायमेंशन पढ़ी थी और वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है हर टॉपिक के लिए। तो इसी तरह से हम डिस्टेंस की यूनिट देखते हैं क्या होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? हमने लास्ट पढ़ लिया, यूनिट इज मीटर। यूनिट कितनी है इसकी? मीटर। और मैं अगर डायमेंशन की बात करती हूँ तो इसकी डायमेंशन कितनी होती है? एल। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्टेंस। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब हम कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि सपोज अगर ह्यूमन ए पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ यहाँ आ जाता है पॉइंट बी पर, तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये बोला जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसान ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और पॉइंट बी पर जाने पर उसके पोजीशन में कितना चेंज आया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? पोजीशन में चेंज कितना आया है, वो डिस्प्लेसमेंट है। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रास्ते से गया, उसने टोटल कितना पाथ कवर किया है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उसकी पोजीशन में चेंज देखेगा। और जब हमें पोजीशन में चेंज देखना होगा तो हम मिनिमम जो डिस्टेंस होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? हमारी जो टोटल पाथ की लेंथ है वो हमारी डिस्टेंस होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसकी जो लेंथ होती है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है तो जितना वो टोटल पाथ रास्ता चलेगा वो उसकी हो जाएगी डिस्टेंस, बट जितनी उसकी पोजीशन में चेंज आया है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और पोजीशन में चेंज क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? टोटल लेंथ होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी ये हमें डिस्टेंस, तो ये हमें क्या दे रही है, मैग्नीट्यूड तो दे रही है, उसके साथ साथ ही डिस्टेंस भी बता रही है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट एक ही होती है, मीटर, और जो हमारी डायमेंशन होती है वो हमारी एल होती है, यूनिट मीटर होती है, डायमेंशन एल होती है। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। देखो, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह का रिजल्ट देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि अगर हम पॉइंट ए से कहीं पर भी जा रहे हैं तो कहीं तो पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ तो उस पाथ की लेंथ होगी, तो क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, आइए हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक ह्यूमन एक्स यहाँ से चलना स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, ठीक है, वो ऐसे जाता है, वो पॉइंट बी पर जाता है, फिर यहाँ से ऐसे टर्न करता है, पॉइंट सी पर पहुंचता है, और वो वापस ऐसे आके पॉइंट डी पर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो यहाँ पॉइंट ए से गया बी सी और डी, ये क्या हुई उसकी डिस्टेंस, ठीक है, क्या है, डिस्टेंस है ये उसकी, जो टोटल उसने पाथ कवर किया है वो उसकी डिस्टेंस है। और डिस्टेंस तो एवरी पॉइंट, जितना वो आगे जाएगा हर पॉइंट के साथ उसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव बढ़ेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, वो ऐसे गया ऐसे आया, अब वो यहाँ पे आया, यानी यहाँ पॉइंट ए से इधर चला गया, उल्टा पीछे चला गया, तो यानी यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर वो यहाँ पे होता तो क्या होता, उसका डिस्प्लेसमेंट ये होता, ठीक है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ये होता, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कंडीशन कि वो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और वापस वो पॉइंट ए पर आ गया, ठीक है, उसने ए से मूव करना स्टार्ट किया था और वापस पॉइंट ए पर ही आ गया। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, यहाँ से गया, लेंथ तो उसने कुछ ना कुछ कवर की है यहाँ तक वापस आने में, तो डिस्टेंस तो उसके पास है पॉजिटिव, बट उसके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट ए ही है, ठीक है। यानी कि उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई है, जीरो, कोई पोजीशन चेंज ही नहीं हुई है। तो क्या है, डिस्टेंस हमारी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। टॉपिक आता है हमारा स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है हमारी, देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो एक डिस्टेंस होती है उसके अंदर, क्योंकि वो क्या करती है, वो एक पाथ को कवर करती है जिसके डिस्टेंस बोला जाता है। पर यूनिट टाइम में जो उसकी डिस्टेंस चेंज होगी उसे बोलेंगे हम उसकी स्पीड। स्पीड क्या है, उसने पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस को चेंज किया है, वो उसकी क्या बोली जाती है, स्पीड। यानी इतने टाइम में वो यहाँ पे थी, वाई सपोज एक्स टाइम में वो यहाँ तक गई, वाई टाइम में यहाँ तक गई, जेड टाइम में यहाँ तक गई, ठीक है। तो ये क्या बोली जाएगी उसकी स्पीड। स्पीड क्या बोली जाएगी, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो, पर यूनिट टाइम में जो हमारी डिस्टेंस चेंज हुई है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड वापस कैसी क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर, ठीक है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करती हूँ तो स्पीड की यूनिट कितनी होगी, देखो, डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है हमारी, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाती है। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, एल अपॉन टी, टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम वेलोसिटी पर। वेलोसिटी क्या होती है, पर यूनिट टाइम में कितनी पोजीशन चेंज हो रही है हमारी ऑब्जेक्ट की, उसको हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर वो यहाँ पे है तो उसने पर यूनिट टाइम में कितनी अपनी पोजीशन को चेंज किया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज द वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी हमारी, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
ये कैसी क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, हम उसके ऊपर एरो लगा के डिनोट करते हैं कि हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, ये भी अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जब हम स्केलर और वेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हुई हमारी, वेक्टर, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसके सेम होगी स्पीड के जैसी, मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन इज LT-1। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। तो अगेन स्पीड क्या होगी, स्पीड हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अगर टाइम के साथ अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, और अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। देखो हम इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज हम कोई सर्कुलरली मूव कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करती है और वो ऐसे सर्कल में मूव करती है, वापस पॉइंट ए पर आ जाती है, ठीक है। वो ऐसे जा रही है। तो अब देखो यहाँ पे उसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, तो यानी उसकी स्पीड तो उसमें कंटिन्यूसली रहेगी, क्योंकि वो पर यूनिट टाइम के साथ अपनी डिस्टेंस चेंज कर रही है, तो स्पीड तो उसके अंदर क्या होगी, पॉजिटिव। बट उसने क्या किया, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और पॉइंट ए पर ही आ गई, यानी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो यानी उसके अंदर क्या है, वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है बस, बट हमारी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्लियर है। अगर आपको कोई भी टॉपिक टफ लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो जो भी कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है ना, तो पहले हम एक्सीलरेशन पढ़ने से पहले मोशन पढ़ते हैं। मोशन क्या होता है, मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होना। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उस फिनोमिना को हम मोशन बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमारी मूव कर रही है। मोशन हमारा दो टाइप से हो सकता है। कौन कौन से होते हैं वो दो टाइप, एक तो मोशन हो सकता है हमारा यूनिफॉर्म, और दूसरा मोशन हो सकता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मोशन में दो चीज हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट चेंज आ रहा है उसकी पोजीशन में, कांस्टेंट टाइम में वो कांस्टेंट चेंज कर रही है अपनी पोजीशन, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। या फिर उसकी स्पीड कांस्टेंट है पर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, जिस स्पीड से उसने मूव करना स्टार्ट किया था उसी स्पीड के साथ वो मूव कर रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट पोजीशन चेंज हो रही है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब हमारे इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल पोजीशन चेंज होता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। या फिर हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो उसे भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। कैसे, सपोज हमारी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है और चलना, वो पॉइंट पी पर ए से चल रही है और बी पर जा रही है, तो वो क्या कर रही है, वो अपनी स्पीड को, दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो चेंज नहीं करी है, वो चेंज करी है। सपोज वो यहाँ पे आती है, यहाँ तक आने में उसको लगता है टाइम लगता है सपोज 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में वो 1 किलोमीटर जाती है। आप देखते हैं नेक्स्ट 3 सेकेंड में भी वो 1 किलोमीटर ही जा रही है, नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो 1 किलोमीटर ही जा रही है, नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो 1 किलोमीटर जा रही है। तो इस तरह से क्या है, उसकी स्पीड कांस्टेंट बोली जाएगी, यानी कि पर यूनिट टाइम में उसकी कांस्टेंट स्पीड, पर यूनिट टाइम में वो सेम पोजीशन चेंज कर रही है, या फिर उसकी स्पीड चेंज है। बट कभी कभी हम क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग के 3 सेकंड में तो वो 1 किलोमीटर गई, नेक्स्ट 3 सेकंड में वो 1.5 किलोमीटर गई, सपोज थर्ड 3 सेकंड में वो गई है 0.8 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर से भी कम। तो इस बार हम क्या देख रहे हैं, उसकी जो स्पीड है ना, वो पर यूनिट टाइम में टाइम के चेंज के साथ वो चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट के अंदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है, यानी उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वजह से हमारी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म
हो जाती है वो कंटिन्यूसली चेंज होने लगती है। उसमें भी दो चेंजेस हो सकते हैं, या तो वो रैंडमली चेंज हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा है, या फिर वो कंटिन्यूसली जैसे कि स्लोली स्पीड अप हो रही है, वो ग्रेजुअली स्पीड डाउन कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और इसका रीजन क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का चेंज होना एक्सीलरेशन बोला जाता है। एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, कैसी क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी ये हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देता है कि किस डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होती है इसकी यूनिट जो होती है वो कितनी होती है? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो ये जो पूरी यूनिट हो जाएगी कितनी हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी LT-2। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब एक्सीलरेशन कितने टाइप का हो सकता है? हमारा 3 टाइप का है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब टाइम के साथ हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो वहां पे कैसा होता है? हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, जब टाइम के साथ हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट हमारी मूव कर रही है वो धीरे धीरे स्टॉपिंग साइड जा रही है, रुकने की साइड जा रही है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। उसको हम डी एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आपको वो डी एक्सीलरेशन भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट, जीरो एक्सीलरेशन। जीरो एक्सीलरेशन कब होगा? जब हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कैसा होगा? हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। जब ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन नहीं होगा तो उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, तो उसके अंदर कैसा एक्सीलरेशन है? हमारा जीरो। ठीक है, तो ये होता है हमारे 3 टाइप्स के एक्सीलरेशन। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई भी आपको टॉपिक टफ लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो देखने पर ये चैप्टर आसान लगा है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो इन टॉपिक से रिलेटेड हमारे बोर्ड न्यूमेरिकल होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे।